स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम हिंदी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे और हिंदी विषय हिंदी व्याकरण की ये हमारी क्लास नंबर 11 है। बाकी की 10 क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिए। हम स्वर संधि के सारे डिवीजन पढ़ चुके थे, व्यंजन को डिटेल में पढ़ चुके थे। आज हम विसर्ग संधि को लेकर अध्ययन करेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो विसर्ग संधि के अगर डेफिनेशन की बात करें तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी बात करें कि स्वर के बाद स्वर विसर्ग है, ठीक है। विसर्ग के पश्चात स्वर आए, विसर्ग के पश्चात स्वर आए या विसर्ग के पश्चात व्यंजन आए, विसर्ग के पश्चात व्यंजन आए तो ये विसर्ग संधि का रूप धारण कर। और जो विसर्ग जो हैं वो हमेशा किस पे लगते हैं? स्वर पे ही लगते हैं। तो यहाँ क्या रहेंगे? 11 स्वर में से कुछ ना कुछ यहाँ इस तरफ रहेगा। तो ये आपको याद रखना है इसको। अब चलते हैं पहले नियम की तरफ। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, टाठा हो तो विसर्ग का पा यानी मूर्धन्य शा हो जाता है, ताथा हो तो विसर्ग का दंती शा हो जाता है। तो इनकी बात करें, देखो यहाँ थोड़ा आपको समझना है कुछ वर्णों को। हम अगर देखो चर्चा करते हैं 11 स्वर, ठीक है। 11 स्वर के पश्चात विसर्ग है और कुछ वर्ण की बात कर रहे हैं, किसकी? चा छा। अब थोड़ा ये का खा, चा छा, टा ठा, ता था और पा फा, इन वर्णों को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो वर्ण है हमारे, ये वर्ण है पहले दूसरे वर्ण है, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण है। अब पहला जो वर्ग है वो हमारा कंठ वर्ण कहलाता है, दूसरे तालव्य वर्ण कहलाते हैं, तीसरे तालु के बाद क्या आता है हमारे मुख में? मूर्धा। तो ये मूर्धन्य वर्ण हो जाएंगे और ये दंत वर्ण हो जाएंगे, ठीक है, दंत वर्ण हो जाएंगे और ये हो जाएंगे ओष्ठ। अब यहाँ जो सा की बात हो रही है कि चाछा आएगा तो सा हो जाएगा। क्यों सा हो जाएगा? क्योंकि ये चाछा जो है तालव्य वर्ण है और ये सा जो है वो भी तालव्य है। ये मूर्धन्य शा होता है, ये दंती शा होता है। तो जो वर्ण आएगा उसी वर्ग का सा हो जाएगा, आपको ये दिमाग में रखना है। अलग अगर तालव्य वर्ण आएंगे तो तालव्य शा हो जाएगा, मूर्धन्य वर्ण आएंगे पहले दूसरे तो मूर्धन्य शा हो जाएगा और दंत वर्ण आएंगे तो दंती शा हो जाएगा। ये ऐसे याद रखना है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ने निधन चय, निधन चय। अब ये चय आया तो चा छा तो कौन सा सा होगा विसर्ग की जगह? तो ये तालव्य शा होगा। ये जब तालव्य शा होगा तो ये शब्द बन जाएगा आपका निश्चय। निश्चय हो जाएगा। अब और एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे निधन छल, निधन छल। अब निधन छल से ये बनेगा निश्चल, निश्चल हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल आपका हो गया। दूसरा देखते हैं, अगर टा आए तो कैसे होगा? धनु धन टंकार, धनु धन टंकार। तो विसर्ग का कौन होगा? ये सा होगा, पा वाला सा। तो ये शब्द बन जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार। जैसे ही और एग्जाम्पल अगर देखना चाहें इस तरफ देख लें, ततः धन ठकार, ततः धन ठकार। तो ये हो जाएगा ततष्ठकार, ये हो गया। अब देख लेते हैं ता था, जैसे निधन तार, निधन तार। तो क्या बनेगा? निस्तार हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दूधन थकार, दूधन थकार। तो दुष्टकार। तो इस ढंग से ये आपकी संधि हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा कि चाछा से ये सा बनेगा, टाठा से मूर्धन्य शा बनेगा, इससे बनेगा दंती शा। अभी हमने क्या देखा है संधि में? ये जो वर्ण है, ये वर्ण का उपयोग हम कर चुके हैं, इन वर्ण का उपयोग कर चुके हैं। ये आ गए, ये आ गए। अब काखा और पाफा बचे हैं। तो नेक्स्ट नियम जो है
उनको हम आगे समझते हैं क्या है संधि का। अगला नियम कहते हैं यदि विसर्ग के पहले इकार और उकार हो, विसर्ग के पहले इकार और उकार हो, विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पा फा हो। अब ये का खा पा फा जो छोड़े थे उन्हीं की बात कर रहे हैं, यानी ये, ठीक है, ये हो गया विसर्ग। अब विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ हो, इकार या उकार हो। अब यहाँ क्या होना चाहिए, ई या ऊ। विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और यहाँ क्या हो, का खा पा फा, इनमें से कोई वर्ण हो। अब इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी विसर्ग का सा होगा। विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग का सा होगा। ठीक, तो विसर्ग का सा हो जाएगा। तो कौन सा सा होगा, ये वाला सा होगा आपका, मूर्धन सा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, मूर्धन सा हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, निधन कपट, निधन कपट तो निष्कपट हो जाएगा। निहि धन फल, ये फा आ गया तो इसका क्या होगा, ये मूर्धन सा में बदल जाएगा, निष्फल। निधन कारण, निधन कारण तो निष्कारण हो जाएगा। ऐसे ही देखना चाहें, दुहधन कर तो ये शब्द बनेगा दुष्कर। निधन पाप, अब पा आ गया तो ये बनेगा निष्पाप। तो आप इस नियम से इसको समझ सकते हैं। अगला नियम कह रहे हैं कि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में का। अब देखो, अब यहाँ क्या ई और ऊ बात आ रही थी, लेकिन अब विसर्ग के पहले क्या हो गया, आ है, विसर्ग है और यही वर्ण है, का खा पा या फा, इनमें से कोई वर्ण है। तो कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, ऐसी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, ये आपको याद रखना। अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये अगर आप बात कर लें तो ये संधि हो जाएगी आपकी लगभग, कौन सी संधि हो जाएगी, प्रकृति भाव की संधि हो जाएगी। यहाँ आ या आ, ये दोनों आ जाएंगे, दोनों आ हो सकते हैं, यहाँ छूट गया है, पहले आ या आ हो, ठीक है, आ। अब देखो यहाँ जैसे समझ लेते हैं, प्रातः धन काल, तो विसर्ग के पहले ता में क्या लगा, आ लगा है, तो प्रातः काल, तो यहाँ कोई परिवर्तन ना करके हम सीधा संधि बनाएंगे प्रातः काल। ये संधि विच्छेद, ये संधि पद हो गया। जैसे ही अंतः प्लस करण, तो ये हो जाएगा अंतःकरण हो जाएगा। नेक्स्ट एक हम देखें, जैसे तपः धन पूत, तो ये तपः पूत हो जाएगा। रजः धन कर्ण, तो ज्यों का त्यों लिख देना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो ये संधि तो बड़ी आसान लग रही होगी आपको, आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, दो शब्द ऐसे हैं जो इसके लिए अपवाद भी हैं, उनको आपको याद रखना है, उनमें गलती आप ना करें। जैसे नमः धनकार आ जाए, नमः धनकार आ जाए तो ये शब्द बनेगा नमस्कार, क्या बनेगा, नमस्कार बनेगा। ऐसे ही है पुरा धन कार, यानी ये शब्द को याद रखें आप, कार को, तो ये शब्द बनेगा पुरस्कार। इनको अपवाद को जरूर ध्यान रखें, तब जाके चीज़ें क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ, नियम नंबर चौथा। चौथा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद रा आए, विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ हो, विसर्ग के पश्चात रा आए, तो ई ऊ के स्थान पर क्रमशः बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, देखो स्थिति क्या बन रही है, ई या ऊ विसर्ग के पहले है, ठीक है, और विसर्ग के बाद यहाँ क्या है, रा है, ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का क्या होगा, इस विसर्ग का हो जाएगा लोप। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नि धन रब, अब नि धन रब है
तो इस विसर्ग का तो लोप करना है और नी को क्या करना है, बड़ी ई, यानी इसके स्थान पर क्या हो रहा है, इसके स्थान पर बड़ी ई और इसके स्थान पर बड़ा ऊ, तो ये बन जाएगा नी रव। जैसे ही नी धन रस, तो ये शब्द बनेगा नी रस, नीरस हो जाएगा। जैसे ही बात करें नी धन रोग, नी धन रोग, तो ये हो जाएगा नीरोग। अगला बात करें जैसे दू धन राज, तो विसर्ग का तो लोप, तो ये बन गया दुराज। अगला नियम देख लेते हैं, यदि विसर्ग के पहले आ और आ हो, यानी विसर्ग हो गया, विसर्ग के पहले आ या आ, ठीक है, आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा मान, आ या आ को छोड़कर, आ या आ को छोड़कर, ठीक है, कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद क्या हो, स्वर हो, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा हा हो, इनकी बात करें, इनमें से हो, तो विसर्ग के स्थान पर, तो इस विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता, रा हो जाता है। अब देखो आपको याद क्या रखना, अब इन वर्ण की बात करें, देखो सभी स्वर तीसरा चौथा पांचवा, तो ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अगर बात करें तो किस में आते थे, किस में हमने पढ़ा था इसको, बताइए आप। अघोष और सघोष वर्ण जब हम पढ़ रहे थे, तो सघोष जब वर्ण पढ़े थे, तो सघोष वर्ण में देखो अघोष था, तो अघोष में हमने आपको बताया था कि पहला दूसरा, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा, और जहाँ 5 है वहाँ यलगार है, या रा ला वा, और फिर जहाँ 4 है वहाँ हलचल है, और इसमें क्या है, सभी स्वर भी शामिल हैं सभी, तो क्या ये सघोष वर्ण नहीं हो गए, ये सघोष नहीं हो गए क्या, सभी सघोष हो गए, ठीक है। तो आप इसको याद रखें कि जब विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद सघोष वर्णों में से कुछ हो, तो ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा रा, ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें इसमें, नि धन धन, अब देखो नी धन धन, धा जो है ता था दा धा, कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण है, और ये स्वर क्या है, इसके पहले ये ई है, क्योंकि इसका वर्तनी विश्लेषण करें तो ना प्लस ई लिखेंगे ना, इसको ना प्लस ई लिखेंगे, फिर विसर्ग है, फिर ये धन है, तो ये चौथा वर्ण है, तो विसर्ग का क्या होना है, रा होना है। अब जब विसर्ग का रा होगा मात्रा, तो ये इस पे लग गई नहीं, और जो रा है वो किस पे जाएगा, धा पे चढ़ जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा निर्धन, शब्द क्या बन जाएगा, निर्धन शब्द बन जाएगा। ये उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आएगा। जैसे और एग्जाम्पल देखें, जैसे शुद्ध लिखना आप सीखेंगे इससे, आशी ही धन बाद, अब आशी ही धन बाद, तो विसर्ग का रा बनेगा, जो रा बनेगा वो अगले वर्ण पर चढ़ेगा, तो ये शब्द बनेगा आशीर्वाद, क्योंकि जो रा का उच्चारण होता है जिस वर्ण पे चढ़ता है उसके पहले होता है। इसमें आशीर्वाद अगर आपको जैसे शुद्ध वर्तनी में आ जाए और ऐसा लिखा हो आर, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगर रा का उच्चारण था तो ये आरसी बात, तो ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, इसको ऐसे ध्यान रखना है आपको। और अगर आप देखना चाहें एग्जाम्पल इसका, तो निहि धन आशा, निहि धन आशा, अब निहि धन आशा जो होगा, तो अब देखो ये विसर्ग के पहले ई है, इधर आ हो गया, इधर आ हो गया, तो ये शब्द बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, रा बन जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा आधा रा, विसर्ग का आधा रा होगा, तो रा में बड़ा का ही डंडा शामिल हो जाएगा, तो ये शब्द हो जाएगा निराशा, क्या हो जाएगा, निराशा। आपको इसी ढंग से इसको याद करना है, ठीक है। तो ये नियम हो गया आपका। अब बात करते हैं अगले नियम की, बात करते हैं नियम छठवां, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि यदि विसर्ग के पहले आ, उसके बाद देखो विसर्ग हो गया, ये विसर्ग के पहले आ गया। अभी जो हमने पांचवा नियम क्या देखा था, पांचवें नियम में देखा था आ को छोड़कर, आ को छोड़कर, तो अभी हम किसको ले रहे हैं, अब आ को ले रहे हैं, अभी आ को छोड़ दिया था, अब आ को ले रहे हैं इस नियम में, अब आ को ले रहे हैं, तो ये हो गया। इसके बाद उसके बाद क्या हो रहा है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या रा ला वा हा, इन सभी को ले, अब इन सभी को जब ले लिया, तो यानी ये सारे वर्ण कौन से हैं, सघोष हो गए कि नहीं हो गए,
ये सब सघोष वर्ण हो गए। सघोष वर्ण आए तो विसर्ग को ऊ हो जाता है, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। और इधर ये आ मौजूद है और आ प्लस ऊ बनकर क्या बनता है, ओ बनता है। आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनता है। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है, तो ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इसी ढंग से। अब देख लेते हैं इसको, जैसे एग्जाम्पल देखें अगर आप, मनः धन योग, मनः धन योग, तो इसको वर्तनी विश्लेषण करें तो मन प्लस आ और प्लस विसर्ग है, ठीक है, और ये योग है, तो विसर्ग का हो गया ऊ, विसर्ग का क्या हो गया, ऊ हो गया। और ये आ जो है पहले ही से है यहाँ इसमें, तो आ प्लस ऊ मिलके बन गया ओ, आ प्लस ऊ मिलके क्या बन गया ओ, और इस ओ की मात्रा लग जाएगी इस नाम में, तो ये शब्द आ जाएगा निकल के मनोयोग। शब्द क्या बन गया, मनोयोग बन गया। ये आपको इसी ढंग से एग्जाम्पल देखना है। जैसे अब बात करें और देखना चाहें, मनः धन जा, तो ये शब्द क्या बनेगा फिर, मनोज बनेगा। ऐसे ही बात करें सराह धन जा, तो ये शब्द बनेगा सरोज। मनः धन जा मनोज और शरहा धन जा ये सरोज बनेगा। अब जैसे और एग्जाम्पल अगर देखना चाहें आप, पया धन धर, पया धन धर, तो ये हो जाएगा पयोधर, पयोधर हो जाएगा। यशः धन दा, यशः धन दा, तो ये बनेगा यशोदा, क्या बनेगा, यशोदा बनेगा। यशः धन धरा, यशः धन धरा, तो ये यशोधरा, यशोधरा बन गया। और भी देखना चाहें अगर आप, शराह धन वर, तो ये बनेगा सरोवर। तो इतने सारे जो एग्जाम्पल हैं आपको इनसे ये समझ में आ गया होगा कि ये संधि कैसे काम कर। अब यह क्या आ है और यहाँ सघोष है। सघोष में यहाँ जो भी एग्जाम्पल आपने देखे सभी, क्योंकि इसमें जो है अभी क्या है, सघोष तो है पर यहाँ कोई स्वर नहीं आ रहा, यानी यहाँ आ नहीं आ रहा। तो अगला जो नियम है उस नियम को हम समझते हैं। यदि विसर्ग के आगे पीछे आ हो, यानी दोनों जगह आ गया, आ विसर्ग और आ, इधर भी आ इधर भी आ। अब वैसे ये आ तो है तो सघोष का ही हिस्सा, लेकिन इसके लिए स्पेशल नियम हो जाता है। आ जाए तो विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओंकार, तो ये छठवां नियम तो काम करेगा ही सघोष वाला। ये जो है ये ऊ में बदलेगा और आ ऊ मिलके ये ओ होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये वाला आ जो है ये हो जाएगा लुप्ताकार, यानी अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या करना, आपको अवग्रह में परिवर्तित करना है। कि अवग्रह में ऐसा हो जाएगा अगर आ आता है तो। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप इसको देखना चाहें, समझना चाहें कैसे ही होगा, जैसे बात करें प्रथमा धन अध्याय। अब प्रथमा धन अध्याय, यहाँ विसर्ग का ऊ हुआ, ऊ से ये आ हुआ, तो ये शब्द बन गया प्रथमो, प्रथमो हो गया। होना चाहिए अध्याय, लेकिन ये किस में बदलेगा, अवग्रह में, तो ये अध्याय हो जाएगा, प्रथमो अध्याय। जैसे ही बात करें यशः प्लस अभिलाषा, यशः प्लस अभिलाषा, ये विसर्ग का ऊ हुआ, ये बन गया यशो, ये इसका अवग्रह हो गया सा का, तो यशोभिलाषा। ये इस ढंग से आप ये विसर्ग संधि का इस नियम को समझ सकते हैं। अब लेकिन बात करें इसमें, लेकिन विसर्ग के बाद, अगला इसी का हिस्सा है, लेकिन विसर्ग के बाद आ के अलावा दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा, बल्कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब स्थिति क्या बन रही, यहाँ आ गया तब तो ये स्थिति बन गई, लेकिन अगर आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए तब क्या होगा, यानी इधर आ है, इधर आ को छोड़कर अन्य स्वर, आ को छोड़कर अन्य स्वर, आ को छोड़कर अन्य स्वर, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का हो जाएगा लोप, यानी विसर्ग गायब हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो अतः धन एव, ये आ गया, तो विसर्ग को कुछ नहीं गायब करना आपको,
और ये आपको सीधा लिख देना अतएव। ये आपका हो गया नियम। यहाँ आपकी व्यंजन संधि हो जाती है समाप्त। उम्मीद करते हैं आपको ये व्यंजन संधि के सारे नियम आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब चलते हैं, जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी ले लेते हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। जैसे बात कर लेते हैं, एक है जो पिछले वर्षों में ही आए प्रश्न है, ततैव संधि का विच्छेद कीजिए। अब ततैव संधि का विच्छेद, देखो मात्रा 2 मिल गई आपको, कौन सी 2 मात्रा मिल गई। और जब हमने आपको स्वर संधि के भेद पढ़ा रहे थे तब बताया था कि आपको अगर ऐसी मात्रा मिले तो ये कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। और वृद्धि संधि के नियम क्या कहते हैं वो भी हमने वहाँ आपको बताए थे। अब वृद्धि संधि में क्या हो रहा था, आ या आ के पश्चात अगर बात करें ए या आई तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये आई बन जाएगा, यानी ये 2 मात्रा बन जाएंगे। और आ या आ के पश्चात ओ या औ आए तो इन दोनों के स्थान पर ये औ हो जाएगा, यानी ये मात्रा आ जाए। ये हमने उस संधि में पढ़ा था। अब देखो, अब आपको ढूंढना है कि इसकी जगह पर, इसके स्थान पर इसको लिख लेते हैं थोड़ा, जैसे तथैव लिखें। तथैव लिखें, वर्तनी विश्लेषण तुरंत किया करें आप। संधि अगर आपको पकड़ना है तो तथ, इसको हमने हलंत किया तो ये आई निकल के आ गया और ये हुआ हो गया, ठीक है। अब इसके स्थान पर हमें लाना है छोटा आ या बड़ा में से इधर ए और आई में से कुछ लाना है। तो क्या आ सकता है, आ या आ सकता है, और इधर प्लस में क्या आ सकता है, ए या आई आ सकता है। तो इनमें से कुछ लाना। अब इनमें से कुछ लाएंगे तो आप सोचें, एग्जाम्पल में दे देखें कि क्या शब्द जो है तथ सही है या तथा, तो समझ में आ जाएगा तथा। और यहाँ क्या एव लाना है, तो तथा धन एव ऑप्शन देखें हम हमारा, तो ये ऑप्शन हमारा रहा डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, तथा धन एव तथैव, ठीक है। अगला देख लेते हैं संधि सूर्योदय। सूर्योदय, अब इस सूर्योदय की बात करें, देखो इसका देखें सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय। अब ये हो गया सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। अब सूर्य प्लस उदय, अब इसको कैसे समझना है, इसमें मात्रा आपको मिल रही है ओ की। जब हम वहाँ गुण संधि पढ़ा रहे थे आपको तो बताया था ए ओ या ये मात्रा अगर आपको मिले तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, गुण संधि का। अब देखो सूर्योदय को अगर हम समझें, ये सूर्योदय है, ठीक है। तो वर्तनी विश्लेषण लिखें पहले इसका, तो ये हमने लिखा सूर्य, ठीक है, और फिर लिखा ओ, फिर लिखा दय। अब ये ओ बनता है किस में, आपका गुण संधि में। गुण संधि में ओ कब बनता है, जब आ या आ के बाद क्या आए, आ या आ के पश्चात ऊ या बड़ा ऊ आए। अब देखो सूर्य हो गया तो सूर्य में जो है आ है पहले ही से, तो ये सूर्य तो हो गया, यानी आ पहले ही मिल गया इसमें। और इधर बाद में क्या देखना हमें, ऊ देखना है, तो उदय। तो सूर्य प्लस उदय जो है ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आपको ऐसे वर्तनी विश्लेषण करके ही संधि करनी है, तभी जाके चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर। अब जैसे महोर्मी है, महोर्मी, अब यहाँ क्या मिला, ये आपको राम मिला, ठीक है, आपको ये महोर्मी ये मिला। महो किसकी मात्रा, ओ की मात्रा मिल रही, तो इसको हमने लिखा मह प्लस ओ लिखा और फिर लिखा ये महो प्लस ओ लिखा और ये मी लिखा, ठीक है। अब हमें इस ओ के स्थान पर क्या लाना, अभी ओ बनता कब है, तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ओ बनता है गुण संधि में। और गुण संधि में कब बनता है, जब आ प्लस ऊ बराबर बनता है। कैसे बनता है, या तो छोटा आ या बड़ा आ रहेगा प्लस इधर छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कुछ रहेगा, तभी बनेगा। तो हम यहाँ लाएं, तो जैसे ही हम लाएंगे तो ये महा आ गया। अब शब्द यहाँ लाना है हमें कि छोटा ऊ लाएं या बड़ा ऊ लाएं, तो आपको ये शुद्ध लिखना आना चाहिए कि उर्मी जो है बड़ा ऊ लिख के बनता है ऊर्मी। तो महा प्लस ऊर्मी ऑप्शन जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, महा प्लस ऊर्मी। ऐसे ही लघु ऊर्मी की बात करें तो लघु ऊर्मी में क्या होगा, यहाँ बड़ाऊ की मात्रा मिल रही बीच में, तो बड़ाऊ की मात्रा मिल रही तो संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। और विच्छेद क्या होगा, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। तो ये ऊ और ऊ मिलके
यानी छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके हो गया बड़ा ऊ, और ये मात्रा आपकी लग गई लघु प्रश्न में दीर्घ स्वर संधि। तो उम्मीद करते हैं आपको ये संधि जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, व्यंजन संधि। आज हमारी संधि समाप्त होती है और अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि संधि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये चैनल जो है आप अपनी ही चैनल मान के आपको इसको बढ़ाना है, सब लोगों तक पहुंचाना है, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। जिनका शिक्षक बनने का सपना है वो उनका पूरा हो सके। थैंक यू।